ओहो पापा, क्या है आपको? कोई बात एक बार में समझ में नहीं आती है क्या? बाहर बालकनी से चिल्लाता हुआ विपुल बोला। अरे बेटा विपुल, तू इतना क्यों चिल्ला रहा है? सुरेश बाबू ने अपने बेटे को पलटकर जवाब दिया। चिल्ला क्यों रहा हूँ? क्या आप नहीं जानते कि मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ पापा? आपने पानी पीकर गिलास को वहीं पर छोड़ दिया है। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि इस तरीके से बर्तन यहाँ वहाँ मत रखा कीजिए, लेकिन आपको कहाँ एक बार में कोई बात समझ में आती है। काम तो आपको कोई करना नहीं है, बस जब देखो तब कोई ना कोई काम बिगाड़ कर रख देते हो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपको कोई बात समझ क्यों नहीं आती एक बार में। इतनी बार अगर किसी पागल आदमी को भी समझाओगे ना, तो वह भी इस बात को आराम से समझ जाएगा। बेचारी दिव्या पूरे दिन ऑफिस में काम करती हैं और फिर यहाँ आकर आपके ये घर के काम संभाले। बस इतनी ही जिंदगी रह गई है क्या उसकी? सुरेश बाबू का बेटा विपुल अपने पिता को दुनिया भर की बातें सुनाए जा रहा था। सुरेश बाबू बिना कुछ कहे अपने बेटे की बातें सुने जा रहे थे कि विपुल बोला, अब खड़े क्या हैं? जाइए और ड्राइंग रूम को जाकर साफ कर दीजिए। आपने सब कुछ तहस नहस करके रखा है। वहां जाकर देखिए, कहीं अखबार पड़ा है, कहीं चश्मा, कहीं तकिया। दिव्या आ रही होगी, मैं भी जाकर उसके लिए कॉफी चढ़ा देता हूँ। सारी बातें सुनने के बाद जैसे ही सुरेश बाबू उठकर चले, तो उनकी पत्नी सुरेखा जी वहां आई और बोली, क्या हो गया विपुल? कोई बात हुई है क्या? बहुत तेज तेज बोल रहा है। मंदिर से वापस आकर पूजा की थाली को वहीं ड्राइंग रूम की टेबल पर रखते हुए सुरेखा जी ने अपने बेटे से कहा। तो उनका बेटा बोला, इन्होंने क्या कमी रखी है जो आपने भी ये बर्तन लाकर यहाँ रख दिए? अरे तुम दोनों में थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? कैसे तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो जो तुम्हें इतना भी सलीका नहीं आता? माँ चलो, पापा का तो समझ में आता है कि आदमी घर को संजो कर नहीं रख सकता, लेकिन महिलाएं तो घर के हर सामान को अपने घर में व्यवस्थित करने में माहिर होती हैं। क्या आपको इतना भी समझ नहीं आता कि आपकी बहू ऑफिस से हारी थकी हुई आती है और आप दोनों उनके आने से पहले ही घर को फैलाकर रख देते हो? सही कहते हैं लोग बाग कि सास ससुर को बहू का आराम भाता नहीं है। तब सुरेखा जी ने कहा, बेटा इतना बोलने की तो जरूरत ही नहीं थी। अगर तेरे पापा ने कोई काम फैला भी दिया है तो मैं अभी उसको समेट देती हूँ। सुरेखा जी की बात सुनकर उनका बेटा विपुल वहां से चला गया और सुरेखा जी ड्राइंग रूम को साफ करने लग गई। बेटे की इन सब बातों से सुरेश बाबू बहुत ही दुखी मन से एकदम चुपचाप बैठ गए। पहले तो सुरेखा जी ने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर जब बहुत देर तक सुरेश बाबू चुप रहे और कुछ ना बोले, तो सुरेखा जी उनके पास आई और बोली, क्या हो गया है? अब क्या सोच रहे हैं आप? इतने चुप क्यों हैं? अरे क्या आप नहीं जानते कि विपुल को कि वह कैसा है? बचपन से ही उसे गुस्सा कितनी जल्दी आ जाता है। बस गुस्से में उसने कह दिया होगा कुछ भी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप एकदम से ऐसे चुप होकर बैठ जाएंगे। और फिर सही ही तो कह रहा था वह। बेचारी बहू हारी थकी ऑफिस से आती है और आकर यहाँ घर का सारा काम करती है। यही तो कह रहा था विपुल। फिर भी इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी जब सुरेश बाबू कुछ ना बोले, तो सुरेखा जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उनका ध्यान टूटा वे चौंके। तब सुरेखा जी बोली, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? किस बात में ध्यान है आपका? कहाँ खोए हुए हैं? मैं आपको कब से आवाज दे रही हूँ, पर आपका ध्यान पता नहीं कहाँ है। बस सुरेखा जी उनसे कह ही जा रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पति की तरफ देखा तो वह चौंक गई। शादी के इतने सालों बाद आज उन्होंने अपने पति की आंखों में आंसू देखे थे। एक लंबे समय हुआ उन दोनों की शादी को। जाने कितने बरस बीत गए और इतने लंबे समय में बहुत बहुत कठिनाई परेशानियां भी आई, लेकिन उनके पति ने कभी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन आज पहली बार सुरेश बाबू की आंखों में आंसू थे। इससे साफ पता चल रहा था कि सुरेश बाबू को बाहर की कितनी भी बड़ी परेशानियों से दुखी नहीं किया, लेकिन वह हार गए तो अपने बेटे से। और इन सब के बीच उनकी परिस्थिति जैसी हो गई थी, वे बेचारे बस किसी से कह नहीं सकते थे। बस इसी बात से वह दुखी हो गए थे और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि माँ बाप पूरी जिंदगी औलाद के लिए इतना सब कुछ करते हैं कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाए और औलाद जवान हो जाए,
तो वह उनको उनकी असली औकात दिखा सके। वास्तव में तो उनकी औकात इस घर के एक नौकर से भी बदतर हो रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ इतनी छोटी बात पर उनका बेटा उन्हें इतना कुछ सुना सकता है। अब तो उनके लिए इस घर में रह पाना एक पल के लिए भी मुश्किल हो रहा था। वह अपनी पत्नी सुरेखा जी से बोले, सुरेखा, मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है रुकने का। अब इस घर में एक एक पल सांस लेना मेरे लिए दुख हो रहा है। यहाँ दम घुट रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा। बेशक वहाँ गांव में संसाधन कम हो, पर वहाँ जो भी है आप ही तो हो ना। यहाँ तो सब कुछ मुझे पराया सा लग रहा है। तो सुरेखा जी बोली, कैसी बातें करते हैं आप? हमें क्या यहाँ रहने का कोई शौक है? आपका जब तक इलाज चल रहा है बस तब तक ही तो हम यहाँ रह रहे हैं। वैसे भी हमें कोई शौक थोड़ी है यहाँ रहने का। मुझे तो खुद यहाँ एक एक दिन काटना भारी पड़ता है, लेकिन मजबूरी है ना। आप नहीं जानते कि गांव में इतने अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, और सिर्फ आपके इलाज के लिए ही तो हम शहर आए हैं ना। जैसे ही आपका इलाज खत्म हो जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर आप क्यों परेशान होते हैं? आप खाना खा लो, थोड़े दिन चुप लगाइए। मैं हूँ तो सही ना। मैं सब काम अब से तैयार करके रख दिया करूँगी, ताकि ना तो बेटा कहेगा ना बहू कहेगी। ठीक है ना? अब चलिए, गुस्सा शांत कीजिए। कब तक यूं ऐसे गुमसुम से रहेंगे? चलिए अब हंस दीजिए जल्दी से। मैं अब फटाफट से जाती हूँ और आपके लिए बढ़िया खाना बनाकर लाती हूँ। फिर साथ में बैठकर दोनों खाना खाएंगे। अब हंस भी दीजिए ना। आपको नहीं पता, आप उदास रहते हैं तो मैं कितना बेचैन हो जाती हूँ। आपकी मुस्कान मुझ में उत्साह भरती है। अगर आप उदास हो जाएंगे तो मैं कैसे करूँगी? अब जो भी है बदला तो नहीं जा सकता ना। हमारा जो भी कर्तव्य था हमने उसे बखूबी निभाया। कम से कम हमारे मन में ये गुंजाइश तो नहीं रहेगी कि हमने जो करना था वह नहीं किया या अपनी औलाद को किसी भी तरह दुख दिया। तब सुरेश बाबू बोले, हाँ सुरेखा, कह तो तुम सही रही हो। चलो खैर छोड़ो, मुझे भूख लगी है। अब तुम खाने के लिए कुछ ले आओ। जब तक मेरी तबीयत ठीक हो रही हो जाती तब तक तो मुझे यहाँ ही रहना है, और फिर क्या ही फायदा कि हम यहाँ घुट-घुट कर रहे। जब रहना ही है तो खुद को थोड़ा खुशी रख ले। तब सुरेखा जी बोली, ये हुई ना बात। अब बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए मैं बस 10 मिनट में खाना बनाकर लाती हूँ। सुरेखा जी गई और फटाफट गर्मा गर्म रोटी सब्जी बनाकर सुरेश बाबू के सामने परोस दी। सुरेश बाबू ने भी पेट भरकर खाना खाया। सुरेखा जी ने अपने बेटे बहू के लिए भी खाना बनाकर रख दिया, ताकि बहू को उनके लिए अलग से खाना ना बनाना पड़े। अगले दिन सुबह सुरेश बाबू को अपने चेकअप के लिए अस्पताल जाना था। सुरेखा जी ने अपने बेटे के पास गई और बोली, विपुल बेटा, आज तेरे पिताजी का अस्पताल में चेकअप है, तो कितने बजे तैयार हो जाए हम दोनों? तब विपुल बोला, माँ, मेरी आज ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है। इतना कहकर वह सुरेखा जी के हाथ में 200 रुपये थमाते हुए बोला, माँ, आप पापा को लेकर अस्पताल चली जाना और देख लेना कि क्या चेकअप होने हैं। सुरेखा जी अपने बेटे विपुल की ओर संयम भरी नजरों से देखते हुए बोली, जरूरी मीटिंग है, लेकिन ये चेकअप की तारीख तो बहुत पहले तय हो गई थी ना विपुल। तेरे पिताजी से भी ज्यादा जरूरी क्या हो गया? हाँ, बोल देता हूँ अपने बॉस को कि मुझे अपने पिताजी के चेकअप के लिए जाना है, और यहाँ इतने बड़े शहर में अकेली कैसे अस्पताल पहुँचूंगी? ना मैं किसी को जानती हूँ ना पहचानती हूँ। कहाँ से किस रास्ते से कैसे जाना है? और ये 200 रुपये, अरे इनका मैं क्या करूँगी? जबकि डॉक्टर ने साफ साफ बताया है कि 5000 रुपये फीस लगेगी। जब चेकअप करवाने जाएंगे तो ये 200 रुपये तू मेरे हाथ में किस हिसाब से थमा रहा है बेटा? तब विपुल बोला, 5000 नहीं है मेरे पास। दिन रात मेहनत करके कमाता हूँ मैं। सुबह जाता हूँ, शाम को ऑफिस से वापस लौटता हूँ। इतने पैसे इकट्ठे मैं कहाँ से लाऊं? और वैसे तो आप बहुत चालाक बनती हैं। एक ऑटो पकड़कर अस्पताल तक नहीं जा सकती क्या? फालतू समय नहीं है मेरे पास कि मैं अपना समय बर्बाद करूं। समय बर्बाद? सुरेखा जी ने हतप्रभ होकर बोली, वाह, आज तो तू इतना बड़ा हो गया कि अपने पिता के लिए तेरे पास इतना भी समय नहीं है कि तू उन्हें दवा दिलाने और चेकअप के लिए जा सके। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तू ऐसा कर, ये जो 200 रुपये दिए हैं ना, इन्हें भी तू रख ले।
मुझे तेरे इस एहसान की जरूरत नहीं है, रख ले, तेरे खर्चे चल जाएंगे। मुझे अपने पति के इलाज के लिए तुझ जैसे निकम्मे बेटे की जरूरत नहीं, समझा। उन्होंने 200 रुपये विपुल के मुंह पर फेंक दी और वहां से चली गई। जाते हुए वह उसे घूरती रही और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उस समय सुरेखा जी की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अब तक तो वह अपने पति को ही शांत करा दिया करती थी, लेकिन आज जो उनके बेटे ने किया उसके लिए शायद वह उसे कभी माफ न कर पाएगी। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, उनकी नजरें सामने खड़े सुरेश बाबू पर पड़ी, जिन्होंने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। लेकिन आज वह बिना कुछ बोले वहां से चले गए, जबकि सुरेखा जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। अगर उनका बस चलता तो वह गुस्से में जाने क्या कर बैठती। इतनी बड़ी बात पर सुरेश बाबू का यूं सामान्य व्यवहार करना सुरेखा जी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह उनसे कुछ भी कहना नहीं चाहती थी। कमरे में पहुंचते ही सुरेखा जी को लगा कि शायद सुरेश बाबू अब अपने बेटे और पत्नी के बीच हुई बातचीत के बारे में कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने उनका जिक्र तक नहीं किया। उल्टा उन्होंने बिल्कुल विपरीत व्यवहार किया। वह बोले, सुरेखा जाओ तो जरा, बहुत दिन हो गए हैं आलू के पराठे नहीं खाए। आज नाश्ते में आलू के पराठे बनाकर दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सुरेखा जी सुरेश बाबू की बात सुनकर पराठे बनाने के लिए चली गई, लेकिन उनका ध्यान बार बार सुरेश बाबू की ओर जा रहा था। अब वह बार बार यही सोच रही थी कि सुरेश बाबू इस बात को इतनी विनम्रता से कैसे ले सकते हैं। खैर, सोचते सोचते ही उन्होंने चाय नाश्ता तैयार किया और सुरेश बाबू को दिया। सुरेश बाबू के चेहरे पर भी एकदम शांत हाव भाव नजर आ रहे थे। उनके चेहरे की शांति बता रही थी कि उन्होंने इस बात को कोई तुल नहीं दिया। अब सुरेखा जी इस बात से उलझन में थी कि क्या सुरेश बाबू ने सच में उनकी और बेटे की सारी बातें सुन ली थी या नहीं, क्योंकि अगर सुन लेते तो वह तो पहले ही इतने गुस्से वाले आदमी थे, फिर इतनी सारी बातें सुनकर इतने शांत कैसे रह सकते हैं। इन उथल पुथल में उन्होंने सुरेश बाबू को नाश्ता करवाया और बोली, तैयार हो जाइए, हमें अस्पताल के लिए निकलना है। सुरेश बाबू ने भी बिना किसी बहस के उनकी बात मान ली और जल्दी से तैयार हो गए। दोनों बुजुर्ग तैयार होकर अस्पताल के लिए निकल पड़े। जैसे तैसे कभी इधर भटके कभी उधर भटके, कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद आखिरकार वे अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में जाकर सुरेखा जी ने सुरेश बाबू का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिनों की दवा दी और फिर से आने को कहा। कुछ दिनों बाद फिर से चेकअप होना था। सुरेखा जी ने दवाइयाँ ली और अपने पति को साथ लेकर घर लौट आई। घर पहुंचकर देखा तो बेटा बहू कहीं तैयार होकर जा रहे थे। सुरेखा जी ने जब ये देखा तो उन्हें अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वह अंदर पहुंचते ही अपने बेटे विपुल से बोली, विपुल कहाँ जा रहे हैं? विपुल ने जवाब दिया, माँ मेरे एक दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी है, बस वहीं जा रहा हूँ। ओहो, बर्थडे पार्टी, अच्छा तो तेरे दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी आज तेरे लिए अपने पिता से भी ज़्यादा जरूरी हो गई। जब मैंने तुझे अस्पताल जाने को कहा तब तो तूने मुझे दुनिया भर की बातें सुना दी, और अब तेरी मीटिंग या तेरा काम खराब नहीं हो रहा, अब तो तू बहुत जल्दी से तैयार होकर चल दिया। अरे नालायक, कम से कम तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी मैंने। तब विपुल झुंझलाता हो बोला, हाँ तो ठीक है ना, नहीं की तो तुमने ऐसी उम्मीद। अब क्या चाहती हो कि तुम लोगों की वजह से मैं अपनी यारी दोस्ती भी छोड़ दूं? क्या वैसे भी इस घर में एक एक पल सुकून से कटता ही कहाँ है? अच्छी खासी जिंदगी खराब करके रख दी तुम दोनों ने। सुकून से कट रही थी मेरी जिंदगी, पता नहीं कहाँ से दोनों को दोनों धमक पड़े। आए तो आए, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। इतना क्या कम है कि यहाँ रह रहे हो तुम दोनों? कभी कुछ नाक में दम करके रख दिया है तुम दोनों ने जब से आए हो, और ऊपर से तुम्हारा ज्ञान हमसे संभाला नहीं जा रहा है। रोज का एक नया ज्ञान देने बैठ जाती हो, फालतू का। अरे बुढ़ापे में लोग आराम से रहते हैं, ये नहीं कि 2 टाइम की रोटी आराम से मिल रही है तो उन्हें खाए और चुपचाप रहे। हर चीज में तुम्हें अपनी नाक घुसानी होती है ना, कभी ये कभी वह, कभी ये नहीं कभी वह नहीं, जब देखो तब चिक चिक लगाए रहती हो।
पता नहीं औरों के माँ बाप कैसे होते हैं, जो कोई फालतू मतलब नहीं रखते। बस जैसे उन्हें खाने को दे दिया जाता है, दोनों टाइम चुपचाप से खा लेते हैं। एक हमारे यहाँ है, दुनिया भर के तो इनके नखरे रहते हैं, उसके बाद भी फालतू ड्रामे। अब साइड हटो और जाने दो, पहले ही मूड खराब कर दिया तुम लोगों ने। और आज तुमने क्या खा लिया है माँ? सुबह से मेरे पीछे पड़ी हो। तुम्हें शांति अच्छी नहीं लगती क्या घर में? मैं कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी बातें सुनता ही रहूंगा और पलटकर कुछ नहीं कहूंगा। बेटे की ये सारी बातें सुनकर सुरेखा जी एकदम चुप हो गई। विपुल उनका हाथ पकड़कर उन्हें साइड करते हुए कहा, तिरछी नजरों से देखता हुआ वहां से चला गया। सुरेखा जी अपने बेटे को बस देखती रह गई। क्या ये वही बेटा है जिसकी जिद पूरे करने के लिए उन्होंने हर किसी से लड़कर झगड़कर वह सब कुछ किया जो वह चाहता था? उन्होंने उसके लिए क्या नहीं किया? यह सब पुरानी बातें सोचकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उधर अपनी पत्नी को ऐसे देख सुरेश बाबू बोले, क्यों परेशान हो सुरेखा? ये तो अभी शुरुआत है, अभी से हार मान रही हो। अब जब किस्मत में ऐसे ही धक्के लिखे हैं तो खाने तो पड़ेंगे ही ना। तुम क्यों परेशान हो रही हो? चलो घर के अंदर चलते हैं, बहुत भूख लगी है। वैसे भी मुझे चलकर कुछ खाने के लिए बना देना, सुबह ही तो नाश्ता करके गए थे ना। पूरा दिन बीत गया है और हमने बाहर भी कुछ नहीं खाया। जल्दी चलो। ये कहकर सुरेश बाबू ने सुरेखा जी का हाथ पकड़कर उन्हें घर के अंदर खींचा। दोनों घर के अंदर पहुंचे। सुरेखा जी ने अपने हाथ मुंह धोए और फिर रसोई की तरफ बढ़ी, लेकिन वहां जाकर देखा कि आज तो हद ही हो गई, रसोई का ताला लगा हुआ था। यह देखकर सुरेखा जी चौंक गई और वहां से वापस अपने कमरे में आ गई। तब सुरेश बाबू बोले, क्या हुआ सुरेखा, जल्दी आ गई खाना बनाकर? अरे भाई, ये तो मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी के अंदर इस उम्र में भी फुर्ती है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी बस गई और आ गई और खाना भी बन गया। अरे वाह श्रीमती जी, बहुत अच्छे। सुरेश बाबू की बातों पर सुरेखा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह हाथ में एक छोटा सा थैला उठाती हुई बोली, इतनी देर भूख को सह लिया तो थोड़ी देर और सही, बस मैं अभी गई और अभी आई, बाजार तक जा रही हूँ। अरे भाग्यवान, पर बाजार क्यों जाना? कुछ खा लो पहले, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। बाजार से अभी तो आई हो, फिर बाजार जाना है? वो मैं सोच रही थी कि आपके लिए बाजार से कुछ ले आऊं। बाहर से जब आ रही थी तो देखा था कि वहीं पास में एक आदमी आलू का झोल और कचौड़ी बेच रहा था। आपको बहुत पसंद है ना, तो बस वहीं तक जा रही हूँ, बहुत जल्दी आ जाऊंगी, कहकर सुरेखा जी जाने लगी। लेकिन सुरेश बाबू ने उनका हाथ पकड़कर खींच लिया और बोले, अरे पगली, इतनी चिंता क्यों करती हो मेरी? मैं मर थोड़ी रहा हूँ, मुझे तो भगवान जी ने अभी बहुत लंबी उम्र देकर भेजा है। इतनी जल्दी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम जल्दी ही मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो, तभी तो इतनी देर से भूखा रखा हुआ है। सुरेखा जी ने जब सुरेश बाबू की ये बातें सुनी तो उनकी आंखों में आंसू भर आए और वह फूट फूट कर रोने लगी। सुरेखा जी को यूं रोता देखकर सुरेश बाबू बोले, अरे अरे पागल, मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसमें रोने की क्या बात है? अच्छा बाबा, मैं कान पकड़कर माफी मांगता हूँ तुमसे, माफ कर दो, आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगा तुमसे। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना बुरा मान जाओगी। कान पकड़ते हुए सुरेश बाबू सुरेखा जी के सामने बैठ गए और बोले, चुप हो जाओ ना बाबा, माफी तो मांग रहा हूं ना मैं, अब तो चुप हो जाओ, आज के बाद कुछ नहीं कहूंगा तुमसे। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुरेखा जी ने उनकी बातें सुनी तो बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें इतनी फालतू की बातें करते हुए? मैं पहले ही कम दुखी हूँ क्या? एक ही औलाद दी थी भगवान ने, उसने भी जिंदगी खराब कर रखी है। मुझे नहीं पता था कि ये इतना निकम्मा निकलेगा, वरना जब पैदा हुआ था तभी मार डालती। ऐसी औलाद से तो बे औलाद रहना ही अच्छा है। इतना कहकर सुरेखा जी फूट फूट कर रोने लगी। फिर जब सुरेश बाबू ने उन्हें चुप कराया तो वह चुप हो गई, लेकिन कुछ सोचने लगी। तब सुरेश बाबू बोले, सुरेखा क्या हुआ? सुरेखा जी ने कुछ नहीं कहा, बस उनका हाथ पकड़कर किचन की ओर ले गई और बोली, ये देखो अपने बेटे बहू की करतूत, क्या हम उसे
अब इतने भारी लगने लगे हैं कि वह रसोई में भी ताला लगाया। ये तो मुझे पता था कि वह बदतमीज हो गया है, लेकिन विपुल को हम इतने भारी हो जाएंगे ये नहीं जानती थी। तब सुरेश बाबू बोले, मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था सुरेखा, चलो अपने गांव चलते हैं, कम से कम वहाँ इनमें से किसी की नखरे तो नहीं देखने पड़ेंगे। अब मैं अपनी पत्नी की बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे साथ जो भी किया वह ठीक है, लेकिन इतना अधिकार मैंने किसी को भी नहीं दिया कि वह तुम्हें कुछ कह सके या तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करे। तुम सामान उठाओ, अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। इस बार मैं तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला। ये कहते हुए सुरेश बाबू ने अपने दोनों बैग उठाए, कमरे से बाहर से कुंडी लगाई और गांव के लिए निकल गए। हालांकि सुरेखा जी ने बहुत समझाने की कोशिश की कि आप बीमार हैं और हम आपकी बीमारी के लिए ही तो यहाँ पर पड़े हैं, 2-4 दिन और रुक जाएंगे, लेकिन सुरेश बाबू ने उनकी एक भी न सुनी और वहाँ से अपने गांव के लिए निकल पड़े। सुरेश बाबू बहुत गुस्से में थे। सुरेखा जी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। जाते जाते उन्हें याद आया कि उनके पास तो किराए के पैसे भी नहीं हैं। इसके साथ ही उनके मन में अपने पति के इलाज की चिंता भी बैठी थी। बेटे ने जो 200 रुपये दिए थे, उन पैसे से तो एक भी पैसा नहीं बचा था, सब खर्च हो गया था। तभी सुरेखा जी को कुछ याद आया। उन्होंने सुरेश बाबू का हाथ पकड़ा और साइड में फुटपाथ पर बैठ गई। फिर जल्दी से अपने बैग में से एक छोटी सी डिब्बी निकाली, जिसमें उनके कान की दोनों बालियां रखी। इस समय सोने का भाव बहुत बढ़ा हुआ था, उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह सुनार की दुकान पर गई और बालिया को बेच दिया, जिससे उन्हें अच्छे पैसे मिल गए। सुनार से पैसे लेकर उन्होंने सबसे पहले सड़क किनारे ठेले से अपने पति के लिए कुछ खाने को लिया। जब दोनों का पेट भर गया तो थोड़ी जान में जान आई। जैसे ही वह वहां से बाहर की ओर चली तो सड़क क्रॉस करते समय एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। हालांकि उन्हें चोट नहीं लगी थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी से उसका मालिक उतरा तो उल्टा उन्हें सुनाने लगा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या दिखाना चाहते हो दुनिया को? ये बोरिया बिस्तर लेकर लाचार बनोगे, सबके सामने मुझे बुरा बनाओगे। फिर उसने आगे बढ़कर गुस्से में कहा, घर चलो, आज तुम्हें बताता हूँ, तुम लोगों ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। यह कहकर विपुल ने गुस्से में सुरेखा जी का हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए अपनी कार में डाल दिया। घर पहुंचते ही विपुल ने अपने माता पिता दोनों को हाथ पकड़ा, उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला और कमरे में धक्का देकर बंद कर दिया। तब सुरेश बाबू ने कहा, यह क्या बदतमीजी है, सारी हदें भूल गया है क्या? तब विपुल बोला, अरे देखो तो कौन ज्यादा बोल रहा है, जिसे खुद इतनी तमीज नहीं है कि घर के बाहर क्या करना है, वह मुझे ज्ञान दे रहा है। पूरे शहर में मेरी बदनामी करवाना चाह रहे हो और उल्टा मुझे ज्ञान दे रहे हो। चले जाओ यहाँ से, आए बड़े मुझे ज्ञान देने वाले। तब सुरेश बाबू क्या कहते। विपुल ने अब उन्हें बंद कर दिया। बाहर आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। बस उस घर में बंद कमरे में एक टाइम का खाना दिया करता सुरेखा जी का बेटा विपुल। विपुल एक अच्छा जाना माना आदमी था और वह नहीं चाहता था कि उसका नाम खराब हो। अगर सड़क पर घूमते उनके माता पिता का किसी को पता लग जाता कि ये विपुल के माता पिता हैं, तो फिर उसकी बुरी साख खराब हो जाती। इसलिए विपुल नहीं चाहता था कि उसके माता पिता घर से बाहर कहीं जाए, और इस डर से कि उसकी बदनामी न हो जाए, उसने अपने माता पिता को उस कमरे में बंद कर दिया, जहाँ न कोई आता और न वे दोनों किसी से बात कर सकते थे। एक दिन जब विपुल के पीछे दिव्या उन दो को खाना देने गई, तब विपुल का फोन आ गया। विपुल ने फोन पर बताया कि उसकी एक फाइल जो उसके लिए बहुत जरूरी थी, उसके घर पर ही छूट गई है। दिव्या ने जल्दबाजी में आज कमरे का गेट नहीं लगाया और फाइल देखने के लिए अपने कमरे में चली गई। इधर सुरेश बाबू और सुरेखा जी को मौका मिल गया और मौका देखकर वे दोनों वहां से भाग गए। लेकिन जैसे ही उसकी बहू को उनका ध्यान आया, वह उनकी ओर भागी और देखा कि कमरा खाली था। दिव्या को यह समझते हुए ज्यादा देर नहीं लगी कि उसके सास और ससुर मौका देखकर भाग चुके हैं। उसने भी उन दोनों का पीछा कर लिया। भागते भागते दिव्या ने विपुल को सारी बात बता दी और अब विपुल भी अपनी गाड़ी लेकर
अपने माता पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उधर सुरेखा जी और सुरेश जी को भागते हुए बहुत देर हो चुकी थी और बहुत दिनों से उन्हें सही से खाना भी नहीं मिल रहा था। वे दोनों बहुत बुरी तरह से थक चुके थे। बस की ओर इसलिए नहीं गए क्योंकि अगर बस स्टैंड जाते तो पकड़े जाने का खतरा और ज्यादा था। ये तो पक्का ही था कि उनकी बहू दिव्या को जब अपने सास ससुर के भागने का पता चला था तो उसने उनके बेटे को फोन पर ये बात जरूर बता दी होगी कि उनके सास ससुर उनके घर से भाग गए हैं। अपनी झूठी शान को बचाने के लिए उनका बेटा उन्हें पागलों की तरह बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर ढूंढ रहा होगा, क्योंकि सुरेश और सुरेखा जी का विपुल के अलावा कोई सहारा नहीं था और वे इस शहर में किसके पास जाते। इसका मतलब यह था कि उनके पास रुकने और ठहरने का सिर्फ एक ही जगह था और वह था गांव। और गांव जाने के लिए वे या तो बस से जाते या रेल से। यही कारण होगा कि उनका बेटा उन्हें उन दोनों में से किसी एक जगह पर तो जरूर मिल ही जाता। ये सब सोचकर वे न तो बस स्टैंड गए और न रेलवे स्टेशन। बस बेचारे इधर उधर भटकते जा रहे थे कि अचानक से उन्हें अपने सामने एक जगह दिखाई दी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, जिसके पास घर नहीं, कोई सहारा नहीं, बेसहारा हो गए हैं, वे लोग यहाँ आकर ठहर सकते हैं। इस पर लिखा था निसहाय लोगों के लिए आसरा। जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो उनके अंदर घुसने के बाद एक बढ़िया चारपाई पड़ी थी। अंदर खाने पीने की व्यवस्था सब मुफ्त थी। यहाँ पर वो लोग आकर रहते थे जिनका कोई नहीं होता था। सुरेखा जी भी उस शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह यहाँ से गांव चली गई तो सुरेश बाबू का इलाज नहीं करवा पाएगी। उन्होंने वहाँ रेन बसेरा के मालिक से जाकर बात की और 2 बेड उन दोनों को मिल गए। इसके आसपास उन्होंने सामान रखा और बढ़िया लेटने बैठने की व्यवस्था हो गई। इसके बाद उन्होंने वहाँ के कर्मचारियों से बताया कि उन्हें भूख लगी है तो बढ़िया खाना उनके लिए आ गया। 2-4 दिन ऐसे ही बीते। पैसे तो उनके पास वैसे ही रखे थे, कुछ खर्च नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सुरेश बाबू के इलाज के लिए उन्हें और ज़्यादा पैसों की आवश्यकता थी। तो सुरेखा जी ने ये युक्ति लगाई। वे सिलाई कढ़ाई करना चाहती थी तो उन्होंने छोटी छोटी बच्चियों को फ्रॉक बनाने शुरू किए। रेन बसेरा के मालिकों से बात करने के बाद उन्हें एक सिलाई मशीन दे दी गई और कुछ रॉ मटेरियल, जिससे उन्होंने छोटे छोटे सुंदर सुंदर फ्रॉक बनाए। रेन बसेरा के मालिक ने उन फ्रॉक को कुछ अच्छे दुकानदारों को सैंपल के रूप में दिया। कुछ दिन तक दुकानदारों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक ऐसी महिला को वो फ्रॉक का डिजाइन बहुत पसंद आया। आज सुरेखा जी अपने रेन बसेरा में चुपचाप सी बैठी हुई थी कि तभी भागता हुआ उस रेन बसेरे का मालिक आया। वह भी नई उम्र का ही लड़का था जिसका नाम वासु था। वासु सुरेखा जी के पास आया और बोला, क्या हुआ माँ जी, आज बहुत ज्यादा उदास दिखाई दे रही हो। तब उदास होते हुए सुरेखा जी बोली, हाँ बेटा, थोड़ी उदास तो हूँ। इतनी उम्मीद के साथ एक छोटा सा काम करने की सोची थी, लेकिन सब बेकार हो गया। इतने कहते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए। तब वासु बोला, आंटी आप अब बस तैयारी करो, आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। आपको पता है इस डिजाइन के फ्रॉक बनाने के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है। विदेश के लोगों को अपने यहाँ ये कपड़े बहुत भागे हैं। अगर सही समय से ये ऑर्डर तैयार हुआ तो आगे और काम मिलेगा। अब इस काम को पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती थी। एक ही मशीन और ऊपर से 10 दिनों में 500 फ्रॉक का ऑर्डर, ये कैसे पूरा होगा। सुरेखा जी भी सोच में पड़ गई। तभी वासु ने रेन बसेरा की सभी महिलाओं को इकट्ठा किया। जिस जिसको सिलाई का काम आता था उन्हें अलग कर लिया। कटिंग के लिए अलग किसी और को लिया। कुछ लोग कटिंग करने लगे, कुछ सिलाई में जुट गए और कुछ हुक वगैरह लगाने का काम करने लगे। सुरेश बाबू अपनी पत्नी को देखकर उनके लिए कुछ करना चाहते थे। इन कठिन समय में वे भी उनकी मदद करना चाहते थे। अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर उन्होंने फ्रॉक की पैकिंग करनी शुरू कर दी। सभी की मेहनत और सहयोग से ये पूरा काम निश्चित समय में पूरा हो गया। बस फिर क्या था, धीरे धीरे फ्रॉक्स की मांग बढ़ने लगी। पहले तो सुरेखा जी अकेले ही ये काम करती थी, लेकिन जैसे जैसे मांग बढ़ी, वासु ने उन सभी महिलाओं के लिए जो सिलाई करना जानती थी एक छोटी सी जगह में 5 से 10 मशीनें रखवा दी। कुछ महिलाएं सुबह को
खुद शाम को काम करने लगी। इस तरह से काम भी समय पर पूरा हो जाता और महिलाएं किसी पर आश्रित भी नहीं रहती। धीरे धीरे करके कब उस छोटे से कमरे में एक फैक्ट्री तक का सफर तय हो गया, यह खुद सुरेखा जी को भी पता नहीं चला। अगले 5 से 7 वर्ष में इस शहर की जानी मानी हस्ती बन गई। रेन बसेरा के मालिक वासु ने सारा का सारा पैसा सुरेखा जी की अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया। वह सिर्फ देख रेख करता था, लेकिन सारा पैसा सुरेखा जी के हाथ में ही सौंपता था। धीरे धीरे अब उन्होंने एक फैक्ट्री बना ली और उसमें कारीगरों का काम पर रख दिया। अब सुरेखा जी मालकिन बनकर रहने लगी। उधर उन्होंने सुरेश बाबू का अच्छे से इलाज करवाया, क्योंकि अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। बस सुरेश बाबू भी पूरी तरह से ठीक हो गए। ठीक होने के बाद वे भी सुरेखा जी का पूरा साथ देने लगे। अब तो सब कुछ बढ़िया हो चला था। सुरेखा जी ने इतने कम समय में इतनी तरक्की की कि ऐसी महिलाएं जो किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहती और अपने दम पर कुछ करना चाहती हैं, उनके सम्मान में शहर में एक कार्यक्रम आयोजित किया। रेन बसेरा के मालिक वासु ने भी सुरेखा जी का नाम इस कार्यक्रम के लिए दे दिया। जब सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में उनके कठिन परिश्रम को देखा और समझा, तो उन्होंने सुरेखा जी को सम्मानित करने का फैसला किया। इतना नहीं, कुछ लोगों ने उन पर जीवनी भी लिखी। लोग सुरेखा जी के संघर्ष से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि जिन परिस्थितियों में उन्होंने इतना सब कुछ हासिल किया और जीरो से हीरो तक का सफर तय किया, वह काबिले तारीफ था। लेकिन इस सफर में सबसे अधिक उनका साथ दिया वासु ने, जिसने पूरी ईमानदारी के साथ न केवल एक बुजुर्ग महिला की हिम्मत बढ़ाई, बल्कि बिना किसी लालच के उनकी मदद भी की। आज के जमाने में जहां अपने भी साथ छोड़ देते हैं, वहां वासु ने कभी एक पैसे की भी गड़बड़ी या चोरी नहीं की। सुरेखा जी इतने बड़े कार्यक्रम में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जब वासु उसे समझाया तो वह तैयार हो गई। उधर विपुल ने अपने माता पिता को ढूंढने में पूरी जी जान लगा दी। उसने पूरा गांव छान मारा, लेकिन उसके माता पिता उसे कहीं नहीं मिले। वह अब इन बातों को भूल चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि कर्म का फल तो हर किसी को भोगना पड़ता है। जिस कार्यक्रम में सुरेखा जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, उसी कार्यक्रम में विपुल को भी आमंत्रित किया गया था। विपुल वहां आने में थोड़ी देर कर बैठा, लेकिन जब वह पहुंचा तब तक मुख्य अतिथि का नाम अनाउंस किया जा चुका था। जैसे ही उसने स्टेज पर अपनी मां को शानदार बनारसी साड़ी पहने गहनों से सजी हुई देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक पल को तो उसे लगा कि वह सपना देख रहा है, लेकिन जब उसने अपनी बगल से गुजरती अपनी मां को करीब से देखा, तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। स्टेज पर आए सभी सम्मानित व्यक्तियों ने सुरेखा जी से उनके संघर्ष की कहानी सुनाने को कहा। जब उनसे उनके परिवार के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपनी आप बीती सुना दी। जैसे ही उन्होंने स्टेज पर बैठे अधिकारियों को अपने बेटे का नाम बताया, सबकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। वहां मौजूद लोग विपुल पर थू थू करने लगे। कैसी औलाद हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आई? लोग उसे उल्टी सीधी बातें सुनाने लगे। एक ही पल में विपुल से उसका नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ छिन गया। अब उसे अत्याचारी बेटे के रूप में जाना जाने लगा, जिसने अपने माता पिता को मरने के लिए छोड़ दिया। विपुल ने सुरेखा जी से बहुत माफी मांगी। उसने उसके पैर भी पकड़ लिए, लेकिन सुरेखा जी ने उसे माफ नहीं किया। आज सुरेखा जी उस रेन बसेरा का मालिक वासु को अपना बेटा मानकर उसके साथ रह रही है और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही है। वहीं दूसरी ओर विपुल और दिव्या सब कुछ गंवाने के बाद 2 वक्त की रोटी के लिए भी कभी कभी मोहताज हो जाते हैं। वे जीते जी नरक भोग रहे हैं, या यूं कहे कि अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं, क्योंकि ये तो सच है कि आज नहीं तो कल इंसान को उसके कर्मों की फल अवश्य भोगना पड़ता है। प्रिय दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।